वेलकम टू एस्ट्री एजुकेशन। एस्ट्री एजुकेशन में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से देखेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड के ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बचे हुए जो शेष भाग था उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने संसाधन कितने प्रकार का होता है उन चीज़ों को देखा। आज हम देखेंगे संसाधन नियोजन क्या होता है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। कहने का अर्थ ये है कि संसाधन किसी भी चीज़ का जो एक प्लानिंग होता है, यानी कि अगर हमारे देश में विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं तो उन संसाधनों का हम किस प्रकार से उपयोग करें ताकि वो फ्यूचर के लिए भी जो है हम उसको कंटिन्यू कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि हम आर्थिक लाभ अभी लेने के चक्कर में सारे संसाधनों का अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन कर दें, जिससे भविष्य के लिए हमारे लिए एक परेशानी उत्पन्न हो जाए। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देश के लिए तो ये अपरिहार्य है, जहाँ संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। यहाँ कई ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन संपन्न हैं, तो कई ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधन की दृष्टि से काफ़ी विपन्न हैं। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ एक ही प्रकार के संसाधन का प्रचुर भंडार है और अन्य दूसरे संसाधनों में वो गरीब हैं। अब देखिए, हमारा देश बहुत विशाल है और ख़ास तौर से जनसंख्या के मामले में तो अब नंबर 1 हो गया है। तो हमारा जो देश है वो अलग अलग राज्यों में बटा है। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ तो बहुत भर भर के संसाधन है, जैसे मध्य प्रदेश देख लिया जाए, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है। तो इन जगहों में तो, और अभी तो जैसे भंडार मिला है यूरेनियम का लद्दाख में, केरला में जो है थोरियम का भंडार है। तो कुछ क्षेत्र में, कुछ राज्यों में तो बहुत अधिक है और कुछ में बिल्कुल ही नहीं। जैसे हमारे बिहार को अगर देखा जाए, झारखंड के अलग हो जाने के बाद संसाधन के मामले में हमारा राज्य बिहार बहुत पीछे है। तो इसके कारण क्या होता है कि उसका किस प्रकार से नियोजन किया जाए ताकि जो राज्य में संसाधन है तो सिर्फ उसका लाभ उसी को नहीं मिले, पूरे देश को उसका लाभ मिल सके। अब उसका एक उदाहरण दिया गया, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ खनिज और कोयला का प्रचुर भंडार है। उसी प्रकार बिहार भी चूना पत्थर और पायराइट जैसे खनिजों में धनी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन उसका विकास नहीं हो पाया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा के लिए भी बहुत संभावनाएं हैं, परंतु ये राज्य जल संसाधन के दृष्टि से बहुत निर्धन है, यानी बहुत कमी है। भारत के लद्दाख जैसे क्षेत्र भी हैं जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से अलग थलग हो गया है, लेकिन ये प्रदेश की अपनी सांस्कृतिक विरासत है। यहाँ जल, महत्वपूर्ण खनिज और मौलिक अवसंरचना की बहुत कमी है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय और अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधनों के समायोजन और संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता है। मान लिया जाए, जैसे एक उदाहरण दिया गया कि राजस्थान में सौर ऊर्जा तो बहुत है, बहुत अधिक गर्मी होती है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो भाई वहाँ सोलर का जो है सोलर ऊर्जा का जो है उसका एक प्लेट लगाया जाए, जो अभी किया भी जा रहा है उस पर काम, कच्छ में और राजस्थान में। और वहाँ से जो बिजली उत्पन्न है वो आसपास के राज्यों को दिया जाए। और चूँकि राजस्थान जल के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, आधे से अधिक जो है जो क्षेत्र है राजस्थान का जहाँ जल का अभाव गर्मी में बहुत अधिक हो जाता है, तो जो नदी तंत्र जहाँ बहुत अधिक है तो आप वहाँ बिजली दीजिए और यहाँ से आप पानी ले लीजिए। तो ये क्या है, एक तरीके से इसका एक प्लानिंग है। अब है भारत के संदर्भ में देखा जाए संसाधन नियोजन को, तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान होते हैं। इन सोपानों के सहारे किसी देश के उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर उस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप अगर चला जाए, अपने संसाधन का नियोजन किया जाए, तो बहुत संभव है कि एक गरीब देश भी धीरे धीरे अपने संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग करके विकासशील देश, और विकासशील देश एक विकसित देश के रूप में आगे बढ़ेगा। अब है उसको किस तरह जो है विभिन्न सोपानों में बांटा गया है। तो पहला है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कराना, यानी कि पूरे देश के अलग अलग प्रांतों में जाकर वहाँ कहाँ किन तरह की जो संसाधन है उसकी संभावनाएं हैं उसके लिए एक सर्वेक्षण करवाना। सर्वेक्षण के बाद उसका मानचित्र तैयार करना और संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन करना। तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। कहने का अर्थ ये है
कि अगर हमको मान लिया जाए पता चल गया, जैसे अभी अभी का एक कुछ महीनों पहले का खबर था कि बिहार के जमुई में सोने का जो है खदान है, और उसमें इतना, अब पता चलने के बाद क्या हुआ, जो हमारी सेंट्रल टीम है वो आई, और यहाँ का जब उस सोने के खदान का जांच किया गया तो पता चला कि यहाँ जो है दुनिया का सबसे अधिक सोना यहाँ मौजूद हो सकता है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई है। तो ये क्या था, ये सेकेंड था। सर्वेक्षण के उपरांत क्या है, मापचित्र तैयार करके संसाधन कितनी मात्रा में, उसका कितना जो है परसेंटेज अच्छे तरीके का है, क्वालिटी कैसा है, उसका आकलन। उसके बाद किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम जो है उसका खनन कर सकते हैं, खनन के बाद उसका शुद्धिकरण करके उसको किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसका एक जो है प्रारूप तैयार किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। अब है क्या कि जो सेंट्रल की टीम है राष्ट्रीय विकास योजना, और जो एक संसाधन विकास को देखते हैं अलग अलग प्रांतों में, उन दोनों के बीच एक समन्वय, एक बैलेंस स्थापित करना। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयासरत है। किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है, किंतु प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं में वांछित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधन की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। आज भी हमारे कई ऐसे राज्य हैं जहां संसाधन की प्रचुरता के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में इसकी गणना की जाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधन के अभाव में भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। अब आप इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि झारखंड को अगर देखा जाए तो झारखंड संसाधन के मामले में बहुत अधिक धनी है, छत्तीसगढ़ संसाधन के मामले में बहुत अधिक धनी है, बावजूद इसके ये एक पिछड़ा राज्य है। वहीं अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा में किसी प्रकार का संसाधन नहीं है, लेकिन बावजूद वो एक अमीर जो है, एक समृद्ध जो है राज्य है। वैसे ही तो होता क्या है, अगर हमारे यहाँ संसाधन तो है पर हमारे पास वो प्रौद्योगिकी नहीं है कि किस प्रकार से उसका खनन किया जाए, किस प्रकार से उसका जो है उपयोग किया जाए, परिष्करण किया जाए, उसका मार्केटिंग किया जाए, तो अच्छा संसाधन वाला प्रदेश होने के बावजूद उसका जो है पिछड़ापन बना रहता है। अब है संसाधनों का संरक्षण। तो सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। इस संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक हैं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। वहीं मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन और संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृत्रिम कृषित भूमि का विस्तार संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास मान लिया जाए संसाधन बहुत है, लेकिन संसाधन का हम इस प्रकार दोहन ना करें कि वो फ्यूचर के लिए ना बचे, या कहीं संसाधनों के अत्यधिक दोहन से हम पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचा दे। जैसे लद्दाख के क्षेत्र में जो यूरेनियम मिला है, वो विश्व का सबसे बड़ा भंडार मिला है यूरेनियम का, लेकिन अभी आपने सुना होगा कि सोनम वांगचुक, जिनके जो फिल्म 3 इडियट्स में जो इंस्पायर्ड है सोनम वांगचुक से, वो अभी 15 दिन से ज़्यादा उनका प्रोटेस्ट हो गया है लद्दाख के लिए, और जिसमें उनकी मांग है कि वो जो है लद्दाख में जो खनन का काम के लिए जो भारत सरकार की योजनाएं हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पहाड़ का क्षेत्र है और अगर वहाँ खनन किया जाता है तो लैंडस्लाइडिंग का बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है और जिससे वहाँ का जनजीवन खतरे में आ सकता है। वैसे ही मेधा पाटकर के द्वारा जो नर्मदा बचाओ अभियान है, नर्मदा नदी पर जिस तरीके से जो है नदी घाटी परियोजनाएं का किया जा रहा है, जिससे क्या है नर्मदा नदी का जो है वो सूखने लगी है और वो दिशा भटक जाती है, बाढ़ उसमें आता है। वैसे ही चिपको आंदोलन जो था, तो चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो शुरू किया गया उसमें था क्या कि पेड़ों को जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उसके खिलाफ स्थानीय लोगों के द्वारा पेड़ों को से चिपक जाया जाता था ताकि पेड़ को काटने से रोका जा सके। तो ये सब एक अच्छा कदम है, एक सराहनीय कदम है जिससे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। कहीं विकास के दौर में हम ऐसा ना करें कि संसाधनों का दुरुपयोग करके हम खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लें। गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव का स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति तथा अत्याधुनिक तकनीकी शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधन की तीव्रतम ह्रास के लिए मजबूर कर देता है। गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। वे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादकों के उत्पादन के समर्थक थे, जिससे एक बड़ी आबादी को बेरोजगारी जैसे सामाजिक कोड से बचाया जा सके।
उनका मानना था कि इस प्रक्रिया में श्रमिकों में कार्य दक्षता के विकास में वृद्धि होगी और संसाधनों के विदोहन पर भी विराम लग सकेगा। ये तो उनका अपना विचार था, लेकिन बिना मशीनों के और मशीन चलाने के लिए भी लोगों की ही आवश्यकता होती है और नए नए तकनीक का विकास होना भी चाहिए, नहीं तो हमारा देश बहुत पिछड़ जाएगा। हाँ, ये है कि किसी भी चीज़ का अत्यधिक दोहन नहीं होना चाहिए। अब है कि मानव और तकनीकी शोषणात्मक जो दोहन प्रवृत्ति है उसी को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। डाकू मतलब रॉबर्स, जो डकैती करते थे। संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए हैं, जैसे सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। वहाँ से ये शुरुआत की गई कि भाई जो भी संसाधन है उसको एक संरक्षित तरीके से उपयोग किया जाए, ताकि भविष्य के लिए भी ये जो है हमारे लिए अगले पीढ़ी तक ये पहुँचे। 1974 ईस्वी में शमशेर की पुस्तक स्माइल इज़ ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। ब्रंटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुआ। इसमें सतत विकास की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर भी बल दिया गया। इसी रिपोर्ट को बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया था। वहीं रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है, वहाँ 1992 में आयोजित जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था, इस संदर्भ का एक सुनियोजित प्रयास था। पुनः 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और 2002 में जोहानिसबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन संसाधन संरक्षण की दिशा में विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास है। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इसी सम्मेलन के बाद प्रति वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब है सतत विकास की अवधारणा, यानी कि कंटिन्यूअसली किस तरह से जो है डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अत्यावश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है कि अवधारणा के कारण मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। व्यक्ति के लालच लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया, यानी कि अपने जो है अधिक धन कमाने के चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से संसाधनों का दोहन कर रहे हैं कि कई संसाधन तो लगभग समाप्ति के कगार पर आ गए हैं। संसाधनों का केंद्रीकरण खास लोगों के हाथ में आने से समाज 2 स्पष्ट भागों में बंट गया है। होता क्या है, जब खनन की बात आती है तो सरकार के द्वारा बिडिंग किया जाता है और बिडिंग में क्या किया जाता है, जो धनी लोग हैं वही इसमें शामिल होते हैं और किसी को दे दिया जाता है कि आप इसका खनन करेंगे। और जिसके कारण क्या है कि ये जो एक मार्क्सवाद भी है कि एक व्यक्ति अगर अधिक संपन्न हो रहा है तो दूसरा ज़्यादा विपन्न हो जाता है। तो समाज जो है इसके कारण 2 भागों में भी बंट गया है। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया है, जिससे विश्व पारिस्थितिकी में घोर संकट उत्पन्न हो गया है। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्ल वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसी पारिस्थितिकी संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। अगर इन स्वार्थी तत्वों या देशों द्वारा अनवरत विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश के आगोश में समा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब हम देख रहे हैं ना कि जिस तरीके से जंगल की कटाई हो रही है, कहा जाता है कि किसी भी देश में मिनिमम 33% जो भूभाग है उस पर वन होना चाहिए। और अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ 23% भी नहीं बचा है जंगल। अपने खुद के बिहार की बात की जाए तो 0.07% ही मात्र जंगल बचा है। तो जिसका हम खामियाजा देख रहे हैं कि दिनों दिन गर्मी बढ़ता जा रहा है और जिसके कारण क्या है कि ग्लेशियर के पिघलने का डर है। ओजोन में जो है ओजोन का क्षय हो रहा है और जिससे जो परावैंगनी किरणें हैं जो एक क्षण के हम तक पहुंचती है वो जो है वैसा नहीं हो पाएगा और विभिन्न तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी, स्किन से संबंधित और भी कई तरह की बीमारियां होगी। पर्यावरण का प्रदूषण हम लोग देख ही रहे हैं, अंधाधुंध उत्पादन हो रहा है और जो गंदी जो जल जो बचता है वो सब जो वेस्ट मटेरियल्स है वो सब कुछ डाल दिया जाता है नदी के जल में, जिससे नदी का जल भी प्रदूषित हो गया है। अत्यधिक मात्रा में जो हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं कृषि के लिए, उससे क्या है मिट्टी का जो एक खुद का उत्पादन क्षमता है वो धीरे धीरे उसका ह्रास हो रहा है। लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं हम देखते हैं कि अत्यधिक जो है जगह जगह जो पुल बनाया जा रहा है पहाड़ों के ऊपर, सड़क काट के बनाया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हमने देखा है कि बादल फटने की घटना हो रही है। केदारनाथ में तो अक्सर इस तरह का घटना हो रहा है। केदारनाथ के पास जो एक जोशी मठ है, कहा जा रहा है कि वो धीरे धीरे धंसता जा रहा है। तो ज़्यादा हम विकासशील होने के चक्कर में, ज़्यादा विकसित होने के चक्कर में हमने संसाधन का इस प्रकार दोहन किया है कि वो खुद हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है।
और ऋतु परिवर्तन तो देख ही रहे हैं, अभी मार्च के महीने में अभी इतनी जो गर्मी होने लगी थी वो अचानक जो है बारिश होने से ठंड महसूस हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संकट है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कई प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी और बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। और किसी भी जीव जंतु का पूरी तरह विलुप्त होना मानव के जीवन के लिए बहुत बड़ा संकट हो सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों से निजात पाने और विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। दूसरे शब्दों में संसाधन का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। अब हम कुछ विशेष चीज़ें देख लें, जैसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो, जो कहाँ है, ब्राज़ील में है, किया गया था, जिसमें विकसित और विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधि देशों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता जैसा जो है 21 प्रकार का कार्यक्रम था और रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए। वहीं कार्यक्रम 21, जिसको एजेंडा 21 कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वावधान में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रमों को स्वीकृत किया गया है। इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए हैं और इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की भी स्थापना की गई है। और ये क्या है, प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन है उसके अंतर्गत है। अब देखेंगे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित किया गया था और इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। यानी कि जो पहला पृथ्वी सम्मेलन है वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ, उसकी समीक्षा के लिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। अगला है क्योटो सम्मेलन। दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। इसमें 6 प्रकार के गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड HFC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% एवं जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए। अब जहां तक ग्रीन हाउस गैस का सवाल है, सबसे ज़्यादा उसका उत्सर्जन संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जाता है, तो और यूरोपीय संघ के द्वारा। तो इन लोगों के बीच एक सहमति बनी कि हम लोग क्या करेंगे, जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन को कम करेंगे। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जा सकता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। इसका आयोजन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से लेकर 4 दिसंबर 2002 में जोहानिसबर्ग, जो दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन जो पर्यावरण संबंधित जो विभिन्न तरह का जो सहमति था कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती किया जाए और पर्यावरण के सतत विकास के लिए क्या किया जाए, तो उस पर एक सहमति नहीं बन पाई। तो ये था आज का सेशन। अगले सेशन में हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तर जो हैं उसको देखेंगे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।